शुक्ला एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आरोग्य आत्मन। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यूँ तो दांत निकलना एक बहुत ही नेचुरल सा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता है। बट अगर एक पेरेंट के एंड से देखा जाए तो अपने बच्चे का पहला दांत निकलते देखना एक बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। यू नो, इट जस्ट फील्स अमेजिंग टू देम व्हेन दे गेट टू सी द वेरी फर्स्ट टूथ ऑफ देयर किड। सो हाँ, ये अलग बात है कि बच्चे के एंड से थोड़ा बच्चा तकलीफ से गुजर रहा होता है। ऑब्वियसली मसूड़े स्ट्रेच हो रहे होते हैं, दांत मसूड़ों से बाहर आ रहा होता है, तो बच्चे को थोड़ा दर्द हो सकता है। बट एट द एंड, एज आई सेड कि इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, सो इट हैज़ टू हैपन। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करेंगे, टीदिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि व्हेन डू बेबीज स्टार्ट टीदिंग और व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ टीदिंग। मतलब एज अ पेरेंट आपको कैसे मालूम चलेगा कि बच्चे का कब और कौन सा दांत आने वाला है, किस टाइम पीरियड में। जैसे 6 मंथ से लेकर के 2.5 साल तक, 2 साल तक बच्चे के सारे प्राइमरी टीथ आते हैं, तो वो क्या सीक्वेंस होता है, किस क्रम में दांत आते हैं, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, क्या साइंस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं जब बच्चे के दांत निकलने वाले होते हैं। तो एंड ऑब्वियसली बच्चा थोड़ा तकलीफ में होता है। सो एट द एंड वी विल बी डिस्कसिंग टिप्स, क्या आप होम रेमेडीज ऑप्ट कर सकते हैं जिससे आप अपने टीदिंग बेबी को काम डाउन कर सकें या उसके तकलीफ को थोड़ा सा कम कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन डू बेबीज स्टार्ट टीदिंग? सो फ्रेंड्स, टिपिकली टीदिंग इन बेबीज स्टार्ट्स फ्रॉम 6 मंथ्स, जिसे हम प्राइमरी टीथ कहते हैं या मिल्क टीथ कहते हैं या फिर बेबी टीथ कहते हैं। हाँ, कुछ बच्चों में, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 3rd मंथ में ही पहला दांत बच्चे का दिख जाता है, जिसे आप अर्ली टीदिंग भी कह सकते हैं या वो अर्ली टीदिंग होता है। और कुछ बच्चों में उनके फर्स्ट बर्थडे तक भी बच्चे का पहला दांत नहीं दिखता, ऑब्वियसली उसे हम डिलेड टीदिंग कहते हैं। बट यस, अगर फर्स्ट मतलब 10 मंथ तक बच्चा हो जाए और फिर भी उसका कोई भी पहला दांत ना दिखे, तो आप एक बारी बच्चे के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है किसी डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे को दांत निकलने में प्रॉब्लम आ रही हो। सो अब आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि बच्चे का जब प्राइमरी टीथ आ रहे होते हैं, जो कि 20 इन नंबर्स होते हैं, उनका क्या सीक्वेंस होता है, यानी कौन सा दांत पहले आता है और वो किस मंथ में आता है। सो जनरली जो होते हैं, सबसे पहले के जो दांत आते हैं बच्चे में, वो लोअर सेंट्रल इंसिजर्स होते हैं, यानी कि फ्रंट का सामने वाला जो नीचे का दांत होता है वो पहले आता है। कुछ बच्चों में ऊपर का दांत भी पहले आ जाता है, लेकिन वो 90:10 का ही रेशियो होता है। 90% बच्चों में नीचे का दांत पहले आता है, 10% में ऊपर का दांत भी पहले आ सकता है। सो अभी हम आपके साथ एक स्लाइड शेयर करेंगे जिसमें आप देख के ये चीज़ अच्छे से समझ सकते हैं कि दांतों के निकलने का क्या सीक्वेंस होता है और कितना मंथ का बच्चा होता है तब कौन सा दांत आपको अपीयर करेगा। सो आप उस स्लाइड को अच्छे से देखिएगा, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं लोअर सेंट्रल इंसिजर्स देखने में आते हैं, जो कि 6 मंथ से लेकर के 12 मंथ्स तक आपको दिखेंगे, जिसमें पहले आपको लोअर सेंट्रल इंसिजर दिखेगा, उसके बाद आपको अपर सेंट्रल इंसिजर दिखेगा। उसके बाद आप जैसा कि स्लाइड में देख सकते हैं 9 मंथ से लेकर के 16 मंथ्स तक आपको लेटरल इंसिजर्स दिखेंगे, जो सेंट्रल इंसिजर के जस्ट एडजेसेंट वाले टीथ होते हैं। उसके बाद आपको कैनाइंस दिखेंगे बच्चे के टीथिंग ऑर्डर में, जो आपको 16 मंथ से लेकर के 23 मंथ्स तक कैनाइंस आते हैं। उसके बाद फर्स्ट मोलर एंड देन सेकेंड मोलर। फर्स्ट मोलर 13 मंथ से लेकर के 19 मंथ्स तक आते हैं एंड पोस्ट दैट 23 मंथ से लेकर के 33 मंथ्स तक आपको बच्चे के सेकेंड मोलर देखने को मिलेंगे। तो ये था टीदिंग का एक सीक्वेंस, किस मंथ में कौन सा दांत आएगा। अकॉर्डिंगली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आपका बच्चा जितने मंथ में रन कर रहा हो। हाँ, जब बच्चे का जो भी दांत आता है उसको थोड़ी सी तकलीफ होती है, अगेन कि मसूड़े स्ट्रेच हो रहे होते हैं, दांत बाहर आ रहा होता है उसमें से, तो थोड़ा सा तकलीफ होती है, बट एट द एंड इट्स ओके। सो फ्रेंड्स, अब हम आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं जब बच्चे के दांत आने वाले होते हैं, या आप क्या उसके बिहेवियर में चेंजेस देख सकते हैं।
तो वन बाय वन वी विल डिस्कस दिस। सबसे पहला तो यही है कि मसूड़ों में उनके सूजन आ जाती है या विजिबल टूथ बिलो द गम। जब आप बच्चे के मसूड़े खोल के देखते हैं या कुछ खिलाने के लिए बच्चा माउथ ओपन करता है, तब आप देख सकते हैं कि मसूड़ों के पास एक बहुत ही फाइन वाइट कलर की लाइन दिखती है, दैट इज़ एक्चुअली अ टूथ बिलो द गम। तो वो आपको धीरे धीरे बाहर आने की प्रोसेस में दिखेगा। और एक दांत को जब से वो अपीयर करता है तब से पूरी तरीके से बाहर आने तक 7 to 10 डेज तक का टाइम लगता है। तो वो उतने प्रोसेस में थ्रू आउट बच्चा थोड़ा सा परेशान साउंड कर सकता है या इरिटेबल साउंड कर सकता है। सेकेंड इज़ कि बच्चे का रिडक्शन इन डाइट हो जाता है। ऑब्वियसली जब दांत निकलने के प्रोसेस में होते हैं तो बच्चों में इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हर समय पेन हो रहा होता है। तो इस वजह से अगर आप उनको कुछ भी खिलाने की कोशिश करेंगे तो इन जनरल दे विल डिनाई फॉर एवरीथिंग। आप कुछ भी खिलाने की कोशिश करेंगे, दे वोंट हैव दैट थिंग। इनफैक्ट बॉटल फीडिंग भी कुछ बच्चे छोड़ देते हैं पूरी तरह से, एंड वो मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ मदर फीड की डिमांड करते हैं। तो क्योंकि मदर फीड करना टीदिंग के प्रोसेस में बच्चे के लिए थोड़ा सा सूदिंग होता है। थर्ड सिम्टम इज एक्सेसिव ड्रूलिंग। ड्रूलिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है टीदिंग के प्रोसेस में, या फिर सलाइवा सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से बच्चे के मुंह के आसपास का एरिया हर समय वेट रहता है, गीला रहता है, और ज़्यादातर समय चेहरा या नीचे का एरिया गीला रहने के कारण बच्चे में रेडनेस या रैशेज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वो भी एक सिम्टम होता है जब बच्चे के दांत आने वाले होते हैं तो। एंड फोर्थ इज़ कि बच्चा विल ट्राई टू चीव और बाइट एवरीथिंग ऑल द टाइम। तो अगर उसके आसपास कुछ भी उसको मिलेगा तो वो सिर्फ पुट करता है, उठाता है और मुंह में डाल लेता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है, क्योंकि जाहिर है मसूड़ों में दर्द हो रहा होता है। तो अगर बच्चा कुछ मुंह में रख के उसको च्यू करने की कोशिश करता है तो इससे उनको उस दांत निकलने वाले दर्द से रिलीफ मिलता है फॉर अ टाइम बीइंग। तो इसलिए भी वो हर चीज़ को मुंह में रख लेते हैं जिससे कि उनको उस दर्द से थोड़ी सी राहत मिल सके। एंड लास्टली मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि लूज मोशंस या फीवर का दांत निकलने से कोई भी संबंध नहीं है। मोस्टली जब बच्चे को दांत निकलने वाले होते हैं तब अगर सामान्य से एक दो बार पतली पॉटी हो गई या अगर शरीर का तापमान थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ तो हम डायरेक्टली उस चीज़ को दांत निकलने से रिलेट कर देते हैं कि दांत निकल रहा है इसलिए लूज मोशंस हो रहा है, या दांत निकल रहा है इसलिए बच्चा फेब्राइल है या उसको बुखार आ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड एनीवेयर कि दांत निकलने से इन दोनों ही चीज़ों का कोई भी संबंध है। एक्चुअली फ्रेंड्स होता क्या है कि जब बच्चे के दांत निकलने वाले होते हैं तो वो उसमें इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मसूड़े बहुत हार्ड हो जाते हैं, बच्चा थोड़ा सा तकलीफ़ में होता है, तो इसलिए वो हर चीज़ मुंह में रख लेता है। और अगर कोई चीज़ थोड़ा सा अनहाइजीनिक है और उसको भी उसने मुंह में डाल लिया तो उससे क्या होता है कि पेट में इन्फेक्शन हो जाता है और एक दो बार सामान्य से पतली पॉटी हो सकती है, विच इज़ वेरी कॉमन थिंग, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और इसी वजह से इन्फेक्शन की वजह से शरीर का तापमान भी थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो उसको आप एग्जैक्टली फीवर नहीं कैटेगराइज कर सकते, या एक दो बार मोशन हो जाने को आप एग्जैक्टली लूज मोशंस नहीं बोल सकते। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि आप थोड़ा सा हाइजीनिक कंडीशंस को बच्चे के ऑल अराउंड मेंटेन रखें, जिससे कि पेट का इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो, तो फिर ऑब्वियसली लूज मोशंस भी नहीं होंगे। कई बार मैंने देखा है कि लोग टीदर्स ले आते हैं बच्चे के लिए, बट एज पर माई एक्सपीरियंस बच्चा टीदर के अलावा हर चीज़ मुंह में डालता है, टीदर्स नहीं डालता। हाँ, आप ला सकते हैं एक बार, गिव इट अ ट्राई वंस। अगर बच्चा टीदर में कंफर्टेबल है उसको च्यू करने में तो आप बिल्कुल उसको टीदर ला के दीजिए, एटलीस्ट वो आसपास की चीज़ों को मुंह में नहीं डालेगा। बाकी ज़रूरी ये है कि आप बच्चे के आसपास हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन रखें, वो उसको पेट के इन्फेक्शन से बचाएगा, तो जिससे ना तो लूज मोशंस होंगे और ना ही फीवर होगा। अभी तक हमने आपके साथ जो भी चीज़ें शेयर करी वो सारे टीदिंग के प्रोसेस के दौरान होने वाली चीज़ें थी, और उनकी इन्फॉर्मेशन आपको होना बहुत ज़रूरी था अगर आप एक न्यूबॉर्न की मदर हैं तो। और अब मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे का हर वक्त रोना, उसका चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, कुछ भी खाना भी मत खाना, फीड भी नहीं करना, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में मदर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है डायरेक्टली।
तो उसके लिए हम आपको कुछ सॉल्यूशंस बताएंगे, क्या होम रेमेडीज ऑप्ट करके यू कैन एक्चुअली काम डाउन योर टीदिंग बेबी। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी फिंगर को अच्छे से साफ कर लें, बहुत ही अच्छे तरीके से साफ कर लें, और उससे यू कैन गिव अ जेंटल मसाज ओवर द गम्स। तो वो चीज़ बच्चे को उस दर्द से राहत दिलाने में बहुत मदद करेगा। लाइक दिस वे आप उसको एक जेंटल सा मसाज दे सकते हैं गम्स के आसपास में। सेकेंड इज़ कि वैसे तो आप हमेशा ही ब्रेस्ट फीड कराते हैं, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा सा और फ्रीक्वेंटली कराने लगिए। उसके दो कारण है, पहला तो ये कि बच्चे के हंगर नीड्स स्पेसिफाई होंगे, और दूसरा उसकी इरिटेबिलिटी थोड़ा सा कम होगी, और फीड करना बच्चे के एंड से उसको बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देता है। ऑलराइट, थर्ड इज़ ऑफर फिंगर फूड्स टू योर बेबी। जैसे 6 मंथ्स के बाद हम यूजुअली वीनिंग स्टार्ट करते हैं, तो कुछ ना कुछ खाने को बच्चे को दे सकते हैं, और इस टाइम पे मसूड़ों में हो रहे पेन के कारण बच्चा हर चीज़ डायरेक्टली मुंह में रखता है। तो ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है जब आप उसको कोई फिंगर फूड ऑफर करें और वो उसको एक्चुअली मुंह में रख करके बाइट करे या च्यू करने की कोशिश करे। तो उसमें कुछ फूड्स मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ, जैसे कि कैरेट है, गाजर के आगे वाला सॉफ्ट हिस्सा आप रिमूव कर दें, और जो पीछे का हार्ड पार्ट होता है उसको दें। एक्चुअली सॉफ्ट पार्ट को अगर बच्चे ने काट के मुंह में अंदर ले लिया तो उससे थोड़ा चोकिंग होने का डर रहेगा, इसलिए अगर आप हार्ड पार्ट देते हो तो उसको वो आराम से च्यू करने की कोशिश भी करता रहेगा और कंटिन्यूअसली उस काम में इंगेज रहेगा, तो उसकी इरिटेबिलिटी कुछ समय के लिए कम रहेगी। और सिमिलरली आप एप्पल को बाइट करके उसका छोटा पीस बच्चे को पकड़ा सकते हो, खीरा दे सकते हो। तो इस तरीके के जो भी फूड्स होते हैं जिनको हम एज अ फिंगर फूड यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें बच्चे को दी जा सकती हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आप उसको, जैसे कोई चिल्ड कॉटन हैंकी है, आप उसको स्टराइल कर लें, कॉटन रुमाल को, हैंकी को स्टराइल कर लें और उसको फ्रिज में रख करके थोड़ा सा चिल्ड हो जाने दें। फ्रोज़न मत दीजिएगा कि आप सोचे फ्रीजर में डाल दो वो पूरा आइस की तरह, बर्फ़ की तरह हार्ड हो जाए, तो वो चीज़ बच्चे के ट्रबल्ड गम्स को डैमेज कर सकती है। इसलिए आपको सिर्फ सिकाई के लिए इस हैंकी का इस्तेमाल करना है, तो इसलिए उसको चिल्ड हो जाने दें, और अगेन यू कैन गिव अ जेंटल मसाज ओवर द गम्स। तो उससे थोड़ी ठंडी चीज़ों से मसूड़ों में हो रहे पेन में बच्चे को बहुत ही सूदिंग इफेक्ट मिलेगा। सो यू कैन ट्राई दिस रेमेडी आउट एट योर होम विद योर बेबी। कैलकेरिया फॉस ये एक होम्योपैथी दवा है और इसके लिए बहुत से पेशेंट्स पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि अगर आप ये मेडिसिन देते हो तो उससे बच्चे के दांत जल्दी आ जाएंगे या जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा। इट इज़ नॉट अगेन डॉक्यूमेंटेड एनीवेयर। तो आप इस किसी भी तरीके की कोई भी मेडिसिन दांत निकलने से जो रिलेट करता हो उस चीज़ को मत दें। हाँ, विटामिन डी आप दे सकते हैं जो जन्म के बाद से साल भर तक दी जाती है। तो विटामिन D3 की नैनो टेक्नोलॉजी की जो ड्रॉप्स आती हैं वो आप पीडियाट्रिशियन से अपने पूछ सकते हैं कि बच्चे को कितनी ड्रॉप्स देनी है, तो अकॉर्डिंगली आप विटामिन D3 को एज अ सप्लीमेंटेशन अपने बच्चे को दे सकते हैं। और लास्टली मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि आप मेक श्योर करें कि आपका बच्चा कम्प्लीटली हाइड्रेटेड हो इस टाइम पे, बहुत ही साफ सफाई में उसका दांत निकल रहे हो जिससे कि पेट के इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो। और अगर बच्चा एडिक्वेट पानी नहीं पी रहा है, सो वो 6 मंथ्स का हो चुका है, उसका सॉलिड से स्टार्ट करिए, सेमी सॉलिड से स्टार्ट करिए। आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बच्चे के कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पर होना चाहिए और उसकी सराउंडिंग में हाइजीन को मेंटेन रखने पे होना चाहिए। सो किसी भी तरीके की छेड़छाड़ मत करिए दांत निकलने के प्रोसेस में। एक नेचुरल सा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है और वो अपने आप से हो जाएगा। बस आप उन चीज़ों को इंजॉय करते रहिए जो टाइम के साथ आपको देखने को मिल रही हैं। जब भी बच्चे का दांत आएगा तब भी वो थोड़ा सा इरिटेबल होगा, लेकिन वो हो करके गुजर जाएगा और उसके बाद बच्चा फिर से पहले की तरह स्वस्थ हो जाएगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का एजुकेशनल वीडियो पसंद आया होगा और आप खुद भी इस वीडियो के माध्यम से खुद को अवेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके आप उन्हें भी अवेयर होने में मदद कर सकते हैं। अगर आपकी बच्चे के टीदिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो, कुछ और पूछना हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। And till then, keep watching Arogya Atman. We'll come back soon with another video. Thank you.